भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में अरब सागर के किनारे मालाबार का सुंदर प्रदेश है। आज से बहुत साल पहले वहाँ एक नीति कुशल राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी सागर के किनारे वेदारण्यम नगर में थी। यह विद्वानों, पंडितों और साधुओं का आदर करता था। इसीलिए वहाँ दूर दूर देशों से पंडित आते और महाराज द्वारा पुरस्कृत होते थे। यही नहीं, वहाँ कई राज्यों के सर्वश्रेष्ठ कलाकार, शिल्पी, संगीतज्ञ आदि आकर बस गए थे। इससे उस राज्य की ख्याति बढ़ गई थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था कि एक दूत ने आकर महाराज से निवेदन किया कि सुदूर उत्तर नालंदा से 5 पंडित आए हैं और द्वार पर खड़े होकर महाराज से भेंट करने की याचना कर रहे हैं। एकाएक एक साथ 5 विद्वानों का इस भांति साथ साथ आ जाना सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। यह एक नई घटना थी। वे उठे और स्वयं ही उनकी अगवानी करने द्वार पर पहुंचे और उनको सत्कार पूर्वक अंदर ले आए। उनको यथोचित स्थानों पर बैठाकर निवेदन किया कि वे अपना परिचय देकर दरबार में बैठे हुए विद्वानों तथा उनको कृतार्थन करें। एक विद्वान उठा और उसने बताया कि 5 नालंदा में 15 वर्ष रहकर अपनी शिक्षा समाप्त कर लौटे हैं। प्रत्येक ने अपने विषय का गंभीर अध्ययन किया है। मैंने तर्क पढ़ा तथा मेरे चारों साथी व्याकरण, संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद हम साथियों ने निश्चय किया कि एक ही राज्य में रहकर अपनी विद्या का प्रचार करेंगे। हम कई प्रदेशों में गए पर वहां हमें अनुकूल वातावरण नहीं मिला। आपको कीर्ति सुनकर इस विश्वास से आए हैं कि यहाँ हमें ठीक सा आश्रय मिल जाएगा जिससे हम अपने ज्ञान का प्रसार कर लोगों का कल्याण कर सकेंगे। महाराज ने उनकी बात सुनी और बहुत प्रभावित हुए। पहला तर्कशास्त्र का आचार्य था तो दूसरा प्रसिद्ध व्याकरण का। तीसरे ने संगीत की नई पद्धति पर एक ग्रंथ की रचना की थी। चौथा पंडित सूर्य और नक्षत्र मंडल की आकर्षण शक्ति पर नई खोज करने में सफल रहा था, जबकि 5वां पंडित कई रस और भस्मों का आविष्कारक था। पंडितों ने अपने गुरुओं द्वारा प्राप्त परिचय पत्र तथा गुरुकुल के प्रमाण पत्र महाराज को दिए। उनके गुरुजनों ने अपने शिष्यों के संबंध में लिखा था कि वे अमूल्य रत्न हैं और उनसे आशा की जाती है कि अपने ज्ञान की नई व्याख्या कर नई पद्धतियां चलाने में सफल होंगे। यह सब देखकर महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए और संकल्प किया कि उनके सम्मान में एक विशेष दरबार की घोषणा शरद पूर्णिमा के अवसर पर की जाएगी। उसमें वे एक नए गुरुकुल की स्थापना की बात रखेंगे और वहां का कार्यभार इन 5 आचार्यों को सौंप देंगे। इस मसले पर उन्होंने अपने मंत्री से सलाह ली तो मंत्री बोले, महाराज, हमारे यहाँ की गुरुकुल शिक्षा पद्धति समय के साथ नहीं चल पा रही है। वह शिक्षा एक सीमित दायरा गुरु और शिष्य के बीच बनाती है। वहाँ पाठ्य ग्रंथों के ज्ञान के अतिरिक्त छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पंडितों से कहें कि कल प्रातःकाल वे लोग स्वयं रसोई बना भोजन से निवृत्त होकर दोपहर को 2 बजे दरबार में पधारें। महाराज यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री बहुत बूढ़े थे और उनके पिता के समय से थे। वे नीति कुशल, चतुर और युद्ध विद्या में निपुण थे। उन्होंने राज्य की ऐसी व्यवस्था की थी कि देश खुशहाल था और इससे प्रजा भी संतुष्ट थी। वे स्वयं विद्वानों का आदर करते और समय समय पर विभिन्न देशों के आचार्यों को निमंत्रण देकर बुलाते थे। उनकी धारणा थी कि राजा को सदा विद्वानों के बीच रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। लेकिन आज की घटना से राजा को बहुत दुख हुआ। मंत्री ने विद्वानों को राजा का आदेश सुनाकर खजांची से कहा कि पंडितों को 100 सुवर्ण मुद्राएं दे दी जाए। उनके रहने की व्यवस्था अतिथिशाला में करवा दी। फिर हाथ जोड़कर बोले, आचार्यगण, कल दरबार में आपका स्वागत होगा। आप लोग स्वयं अपना भोजन बनाकर ठीक समय पर पधारें। महाराज तब तक आपके लिए कोई उचित व्यवस्था सोच लेंगे। दरबार के समाप्त होने पर वे 5 पंडित निवास स्थान पर गए। लेकिन महाराज बहुत चिंतित और दुखी थे। वे अपने आसन से नहीं उठे। मंत्री की बात उनकी समझ में नहीं आई। उनकी धारणा थी कि यह इन विद्वानों का अनादर किया गया। मंत्री राजा के मन की बात समझकर बोले, महाराज बहुत परेशान लग रहे हैं। महाराज ने खिन्नता प्रकट करते हुए कहा, मंत्री जी, आप नीति कुशल हैं, फिर ऐसा लगता है कि अब बुढ़ापे के कारण कभी कभी आपका मस्तिष्क समय के साथ नहीं सोच पाता है। आज आपने उन विद्वानों को भोजन बनाने का काम सौंपा है, जबकि यह भार एक रसोइये को आसानी के साथ दिया जा सकता था। मुझे इसमें आपकी कोई बुद्धिमानी नहीं दिखलाई पड़ती है। मंत्री ने नम्रता के साथ कहा, श्रीमान, मैंने बहुत सोच विचार कर यह बात कही है। मैं आपका कृपा पात्र हूँ, इसीलिए सदा आपके हित की बात सोचता हूँ।
कल आपको स्वयं ही पूरी बातों का ज्ञान हो जाएगा और फिर आप मेरी सराहना करेंगे। कहीं वे इसे अपना अनादर समझकर हमारा देश न छोड़ दें। आप उसकी चिंता न करें। कोई अनुचित घटना होगी तो महाराज आप मुझे दंड दीजिएगा। महाराज संतोष के साथ अपने महल में चले गए। वे पांचों पंडित अतिथिशाला में पहुंचे और इस समस्या पर विचार करने लगे कि प्रातःकाल रसोई कैसे बनाई जाएगी। यह काम गुरुकुल में तो बहुत आसान था। कुछ विद्यार्थी जंगल से सूखी लकड़ी बीन कर ले आते थे। नमक, घी, दाल, आटा, चावल आदि का सामान विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त होने पर भंडार में जमा किया जाता था। प्रति दिवस भंडार से रसद निकाली जाती थी, किंतु कल तो बाजार में जाकर सब वस्तुएं क्रय करनी होंगी। यह सोचकर एक ने सामान की पूरी सूची बनाई और फिर सबने उसमें आवश्यक संशोधन किए। मध्य रात्रि तक विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क करने के बाद सबने काम का बंटवारा कर लिया और फिर सो गए। प्रातः काल उठे और दैनिक कार्यों से निबटकर भोजन बनाने के प्रारंभिक कार्यों में जुट गए। तर्कशास्त्री घी लाने के लिए बाजार गए। उन्होंने घी लिया और घर लौट रहे थे कि मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि पहले मानव ने हंडिया बनाई या घी बनाने का ज्ञान प्राप्त किया है। यह सवाल सुलझ भी नहीं पाया था कि आधार का प्रश्न उठ पड़ा, पात्रक घृतन या घृतात पात्र घी का आधार बर्तन है या बर्तन का आधार घी। इस समस्या के पक्ष विपक्ष में कई तर्क उठे। रात भर उनींदे रहने के कारण मस्तिष्क थक गया था। वह अपने में ही उलझता हुआ निवास स्थान पर पहुंचा और सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता रुक गया। अपने तर्क का समाधान करने के लिए घी का आधार बर्तन है या बर्तन का आधार घी, उसने बर्तन उल्टा कर दिया जिससे सब घी जमीन पर बिखर कर गिर पड़ा। वह तो खिलखिलाकर हंसता हुआ चिल्लाया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सभी आधार केंद्रीय भूत होते हैं। व्याकरण के विद्वान महोदय दही लेने के लिए हाट गए। उनको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ बहुत सी वस्तुएं बिक रही थीं, पर दही कहीं भी नहीं मिला। तरकारी, फल और राशन वालों के यहाँ गए, पर दही नहीं मिला। लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि दही वाली आगे की गली में चली गई है। वे तत्काल ही उस ओर दौड़ पड़े। तभी उनके कानों में दही वाली का पुकारना गूंजा, थैर ओ, थैर ओ। वे स्तब्ध खड़े रह गए। सोचा यह कैसी मूर्ख है। थैर ओ कहना व्याकरण की कसौटी पर अशुद्ध होता है, लेकिन युवती तो थैर ओ पुकार रही थी। वह स्वर गली के भीतर गूंज रहा था। बार बार अशुद्ध भाषा सुनकर क्रोध आ गया कि कहाँ मूर्खों के देश में आ गए हैं। बस उन्होंने दही वाली को पुकारकर रोक लिया और उसे अशुद्ध उच्चारण करने के लिए डांटा फटकारा। इससे दही वाली बहुत घबराई और यह सोचकर कि कोई लंपट उसका पीछा कर रहा है, दही की मटकी उठाकर उनके सिर पर दे मारी। यह सब करके वह भाग गई। इधर मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए और पंडित जी के सिर पर गहरी चोट आई, जिससे खून बहने लगा। अंगोछे से सिर बांधकर वे लहू से लथपथ घर पहुंचे। संगीत के मर्मज्ञ ने डेगची पर चावल धरा और उंगलियों से नापकर पानी भर दिया। अब उस डेगची को चूल्हे पर चढ़ाया। कुछ देर के बाद भाप उठने लगी, जिससे ढक्कन बार बार ऊपर नीचे हो जाता था। अब उसमें रट की ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। यह सुनकर श्रीमान जमे और पालथी मारकर बैठ गए, फिर इस स्वर को ताल में साध लिया। उसी के साथ कुछ गुनगुनाने भी लगे, किंतु कुछ देर के बाद पानी सूख गया और ब रट रट के स्थान पर खत खत की ध्वनि आने लगी, जिससे कि स्वर बेसुरा हो जाने के कारण ताल बिगड़ गया। वे इस उपेक्षा को सहन न कर सके और झुंझलाहट में उठकर डेगची पर जोर से लात मारी, जिससे डेगची भूमि पर गिर पड़ी और सब चावल बिखर गए। कुछ उनके पांवों पर गिरे और पांव पर फफोले उठाए। उनको समझ में यह घटना नहीं आई, लेकिन मन में इस बात का संतोष हुआ कि उन्होंने विद्या की प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होने दी है। उनको इस बात की चिंता कहाँ थी कि वे चावल बनाने में अक्षम रहे हैं। ज्योतिष ने अपना पंचांग देखा और शुभ मुहूर्त में पत्ते लेने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक बड़ा बाग दिखाई पड़ा। वहां पत्तों का एक बहुत बड़ा झुरमुट था। माली से पूछकर वे वहां पत्ते तोड़ने लगे। अचानक उनकी दृष्टि पेड़ पर चढ़ी हुई छिपकली पर पड़ी। वह औंधी दृष्टि से उनको घूर रही थी और कुछ देर तक उसी भांति ताकती हुई चुप पुक पुक करती हुई ऊपर की ओर चढ़ गई। ज्योतिष विद्या में शगुन अपशगुन की कसौटी पर छिपकली को देखना और उसका स्वर सुनना दोनों ही बहुत अशुभ लक्षण माने जाते हैं। यह सोच विचार कर कि यह महा अपशगुन हो गया है, अतएव अब पत्ते नहीं तोड़े जा सकते हैं। वे खाली हाथ लौट आए।
साथियों को पूरी बात बताकर कहा कि अरिष्ट कट गया है। इससे सबको संतोष हुआ। वैद्य महाराज को शाक भाजी लाने का काम सौंपा गया। वे हाट गए। वहां बहुत सी तरकारियां डलियों पर सजा कर रखी हुई थी। उन्होंने कुछ की परख मौसम तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से की। कुछ तरकारियां ऐसी थी जिनसे वायु हो जाने की संभावना थी, जबकि कुछ पित्त पैदा करने वाली थी। जो बची उनमें कफ पैदा करने की प्रवृत्ति थी। कुछ तरकारियां कृत्रिम साधनों से मौसम से पहले उगाई गई थी, अतः उनके स्वाभाविक गुण नष्ट हो गए थे। उन्होंने विवेकपूर्वक निर्णय लिया कि तरकारी खरीदकर वे अपना तथा साथियों का स्वास्थ्य बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अतः खाली हाथ ही लौटकर आ गए। सबको बता दिया कि उनके ज्ञान के कारण वे सब रोगी होने से बच गए हैं। इस पर सबने बहुत हर्ष प्रकट किया। वे लोग अभी तक आपस में बातें कर रहे थे कि राजदरबार में नगाड़ा बजने लगा और बीच बीच में सुरही का स्वर भी गूंज उठा। वे समझ गए कि दरबार लगने का समय हो गया है। बस वहां जाने की तैयारी में जुट गए और समय पर पहुंच गए। मंत्री ने उनका स्वागत कर उनको विशिष्ट स्थानों पर बैठाया। प्रारंभिक कार्यवाहियां समाप्त होने पर कहा, विद्वजनों, हम लोग आपका भोजन बनाने का अनुभव सुनने के लिए उत्सुक है। कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान कराकर आभारी करें। पांचों पंडितों ने बारी बारी से अपनी दारुण कथा सुनाई। इस पर मंत्री मुस्कुराकर बोले, विद्वानों, गुरुकुलों में सीखी हुई विद्या की परिधि कितनी सीमित है, इसका ज्ञान आपको हो गया। अपने अपने विषय के आचार्य होने पर भी आपको जीवन व्यवहार की जानकारी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर दंग रह गए। मंत्री की बुद्धि की मन ही मन सराहना की। आज वहां पर ऐसी नई परिस्थिति आ पड़ी थी कि वे ज्ञान की परिभाषा बुझने में स्वयं डूब गए। दरबार में उपस्थित सभी लोग उलझन में पड़ गए थे। यह समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में ज्ञानी किसे कहा जाए। मंत्री ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, गुरुजनों, यह आज कोई नया प्रश्न नहीं उठा है। गुरुकुल प्रणाली एक युग के लिए उपयोगी थी। हमें उससे आज भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान को सुलभ बनाकर उसका आम जनता में प्रचार करें। इस दृष्टि को आगे रखकर महाराज ने निश्चय किया है कि इस नगर में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र खोला जाए, जहां केवल शास्त्रार्थ ही नहीं होगा, वहां पर जीवन और ज्ञान से संबंधित व्यावहारिक बातों की शिक्षा भी दी जाएगी। शरदोत्सव पर महाराज ने उस शिक्षा केंद्र की नींव डालकर उसका संचालन मंत्री महोदय को दे दिया और वे पांचों पंडित वहां शिक्षा देने लगे।